हेलो एवरीवन। आज का हमारा फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि महिलाओं के द्वारा घर पे जो काम किया जा रहा था उसके समाज में कोई सम्मानीय स्थान नहीं प्राप्त था, उस काम को ना के बराबर माना जाता था। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी समझेंगे कि महिलाओं ने देश में समानता लाने के लिए क्या क्या संघर्ष किए और कैसे उन्होंने शिक्षा के अवसरों को समाज में बढ़ावा दिया। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना शामिल है। लेकिन फिर भी हम एक थॉट है किसान के बारे में, एक आदमी को जानते हैं। उन महिलाओं की कोई विशेषता नहीं होती, गिनती नहीं होती जो कि खेतों में काम करती हैं। उनके काम की कोई प्रशंसा नहीं होती। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, महिलाओं को कम अवसर दिए जाते हैं और ये माना जाता है कि भाई ये काम आदमी करेंगे, ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के पिक्चर बनाए, पायलट के रूप में पुरुष के चित्र बनाए। उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर की महिलाएं कुछ खास तरह के काम के ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि उनका स्वभाव सहनशील और विनम्र होता है। और ऐसा मानना है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता है, तो लड़कियों और महिलाओं के बस की यह बात नहीं, वे ऐसा काम करने में सक्षम नहीं होती, ऐसी समाज का थॉट था। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए कोई सहयोग घर वालों से नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस काम के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। रूढ़ियों को तोड़ा। इस पैराग्राफ में, ये पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है लक्ष्मी लाकरा। इसकी एज 27 साल है। इसने एक ऐसा काम, ये झारखंड की है, इसने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे सभी लोगों का औरतों के प्रति रवैया बदल गया। यह उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। लक्ष्मी के माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी के माता पिता ने अपने बच्चों को काफ़ी पढ़ाया लिखाया और यह लड़की लक्ष्मी घर के काम भी करती थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने डिप्लोमा भी किया। रेलवे बोर्ड की परीक्षा उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दी और वह रेलवे बोर्ड में लग गई। इसका मानना था कि भाई लोगों का यह थॉट है कि महिलाएं रेलवे बोर्ड में नहीं लगती और उन्होंने उसने असंभव काम को संभव कर दिखाया। परिवर्तन के लिए सीखना। इस पिक्चर में जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, ये बच्चे का नाम तो जेवियर है और ये इसके माता पिता हैं। जेवियर का रिजल्ट आ जाता है, वो कहता है उसके मार्क्स साइंस में और मैथ्स में बिल्कुल कम आते हैं, कम परसेंटेज आती है और उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है। वो अपने माता पिता को कहता है कि मुझे तो इन फ्यूचर हिस्ट्री में ही स्टडी करनी है। तो उसकी माता उसको समझाती है कि बेटा नहीं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, तुम समाज के अकॉर्डिंग चलो, हिस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम मैथ से पढ़ाई कर लो और साथ साथ कंप्यूटर सीख लो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के समाज के अकॉर्डिंग बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके व्यवसाय में डालना चाहिए, उसमें वो अपना 100% कर पाता है।
उस समय में, प्राचीन समय में कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात मानी जाती थी। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक भी सीखने की अनुमति नहीं थी। लड़कियों का काम उस टाइम पे होता था बुनकरी का, हस्तकला का। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती थी, बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी, वो तो सिर्फ कुम्हार ही चलाता था। स्त्रियों ने पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए काफी संघर्ष किया। हम राम सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ते हैं, जो 200 साल पहले पश्चिमी बंगाल में रहती थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उसकी आत्मकथा का नाम था आमार जीबन। आमार जीबन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी, जिसमें उसने धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि लड़कियां पढ़ लिख सकती हैं और हर कार्य कर सकती है जो कि बाकी करेंगी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसने बोला कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि लिखूंगी। यहाँ पर हम देखेंगे रमाबाई के बारे में। ये है रमाबाई। 1858 में इसका जन्म हुआ। 1922 में इनकी डेथ हो गई। यह अपनी बेटी के साथ इस पिक्चर में बैठी हुई है। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं स्कूल कभी नहीं गई, पर यह अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 ईस्वी में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया। और एक छापाखाना चलाने वाली कुशलताएं भी दिखाई। रुकैया सखावत हुसैन, जो कि एक लेखिका थी, और लैंड का उनका सपना। यह पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें रुकैया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं इस पैराग्राफ में शॉर्ट के बारे में ना बताकर आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। रुकैया सखावत एक धनी परिवार में पैदा हुई। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। उन्हें पढ़ना लिखना आता था। वह बांग्ला और अंग्रेजी सीखना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसको रोका। उसका भाई अंग्रेजी पढ़ता था। उस टाइम पे लोगों का मानना था कि लड़कियों के लिए इंग्लिश ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए एक कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। अब क्वेश्चन उठता है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखी? वह लिखी रुकैया सखावत ने। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत ने लिखी। लैंडीलैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, हवाई कारें चलाती हैं, पुरुषों के आक्रामक बंदूकें, युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र। अस्त्र होता है एक ऐसा हथियार जिसे हाथ से फेंक कर मारा जाता है, वो तो होता है अस्त्र। शस्त्र जो हाथ में लेकर हम युद्ध में लड़ाई करते, वो कहलाता है हमारा शस्त्र। स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं। सुल्ताना लैंडीलैंड में अपनी बहन साहरा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे पता लगता है कि वो तो केवल स्वप्न देख रही थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। वह स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी।
1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम रामसुंदरी के बारे में पढ़ेंगे। रामसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। उनके लेखन कला से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रामसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में स्कूल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की शिक्षा में अंतर है, जो कि हमारी हर 10 साल में जो जनगणना होती है, लोगों की गणना होती है, उसमें हमें दिख जाता है कि भाई पुरुष ज़्यादा साक्षर होते हैं, लड़कियां कम साक्षर होती हैं। रामसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, भारत में एक चुनौती बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो स्कूल है और ना ही शिक्षक है, ना ही घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने के लिए कोई व्यवस्था। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। इनसे ये परिवर्तन अपने आप नहीं हुए, औरतों ने काफ़ी संघर्ष किया। महिला आंदोलन कहा जाता है इन संघर्षों को, उन्होंने वह किया। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा जीवंत आंदोलन बनाती हैं। अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में एक अभियान चलाया गया। महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण किस्सा है। 2006 में हमारा एक कानून बना जिसका नाम है भेदभाव और हिंसा के विरोध में एक कानून, जो कि हिंसा और भेदभाव औरतों का उनके घर पर होता है, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 2006 का यह कानून है, औरतों का शारीरिक और मानसिक हिंसा का कानून। यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ही मेन उठता हमारा। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1977 में भी एक यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानून बना, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। यह कानून शैक्षणिक संस्थानों पर महिलाओं के साथ अगर यौन प्रताड़ना होती तो उनके खिलाफ यह कानून था। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति ससुराल के लोगों के द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना की। कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहे थे। महिलाओं ने अदालत के दरवाजे खटखटाए। यह समाज का बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। अखबारों में इन बातों को छापा गया। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना समाज में। महिलाओं ने महिला आंदोलन किया, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। विरोध करना। महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता तो उनका विरोध रैलियों के थ्रू, धरनों के थ्रू किया गया। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों में औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त है। और तो इससे रिलेटेड हम कुछ वोकैबुलरी के वर्ड देख लेते हैं अपने शब्दकोश के। रूढ़िवादी धारणा।
रूढ़िवादी धारणा से हमारा तात्पर्य है कि हम किसी भी व्यक्ति से लेकर उनकी जाति या धर्म से रिलेटेड हमारे दिमाग में जो एक कंसेप्ट बन जाता है कि ये है ऐसा, ये ऐसा, अलग अलग जो थॉट बन जाता है, वो रूढ़िवादी धारणा कहलाती है। भेदभाव, जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते, उनको समान नहीं समझते तो वह भेदभाव कहलाता है। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ना, किसी कानून के नियमों को न मानना उल्लंघन कहलाता है। यौन प्रताड़ना, औरत की इच्छा के विरुद्ध उनके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक और मौखिक हरकतें करने से इसका तात्पर्य है। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।